आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया दौरे पर भारतीय समुदाय को बताया भारत का सच्चा राजदूत। आज अपने समकक्ष से करेंगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को भी करेंगी संबोधित। नाबालिग नहीं है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी धर्मराज कश्यप। अदालत ने 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। बाकी आरोपियों की तलाश में मुंबई पुलिस। कोलकाता कांड पर देशव्यापी विरोध के कारण पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आज प्रमुख चिकित्सा संगठनों के साथ करेंगे बैठक। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की संयुक्त समिति की अगली बैठक आज से। 2 दिन की बैठक में सुनी जाएगी सभी पक्ष के विशेषज्ञों की राय। और इजरायली सेना के अड्डे पर ड्रोन हमले में 4 सैनिकों की मौत, कई घायल। हिजबुल्लाह की धमकी, अगर लेबनान पर हमला जारी रहा तो और होंगे हमले। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेब्बोना से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच को भी संबोधित करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति अल्जीरिया के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसे मकाम ए चाहिद और शहीद स्मारक का भी दौरा करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया के दौरे पर रहेंगी। अफ्रीका के साथ मजबूत साझेदारी उनकी यात्रा की शीर्ष प्राथमिकता है। अफ्रीकी संघ को 1 वर्ष पहले भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देशव्यापी दबाव के कारण पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आज प्रमुख चिकित्सा संगठनों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बैठक के मद्देनजर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी आज होने वाली वैकल्पिक सेवाओं के बहिष्कार का फैसला स्थगित कर दिया है। फैमा ने कहा है कि वे इस बैठक के परिणाम पर नजर रखे हुए हैं। इसके मद्देनजर वैकल्पिक सेवाओं के बहिष्कार को 1 दिन के लिए 15 अक्टूबर तक स्थगित करने का फैसला किया गया है। फैमा ने कहा है कि अगर बैठक में संतोषजनक परिणाम नहीं निकलता है तो 15 अक्टूबर से आगे पूर्ण बहिष्कार के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं इस बीच आईएमए जूनियर डॉक्टर संगठन ने 15 अक्टूबर को 24 घंटे के भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। आईएमए ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मांगें मानने की अपील की है और कहा है कि कोलकाता के युवा डॉक्टर अपनी वैध मांगों के लिए मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोलकाता दुष्कर्म हत्या मामले को लेकर के आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होनी है। आईएमए ने कल भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की है और कोलकाता के युवा डॉक्टर्स अपनी वैध मांगों के लिए मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आज प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक होगी।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर ईडी की छापेमारी। रांची और चाईबासा में 20 से ज्यादा जगहों पर ईडी का छापेमारी हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर और जल जीवन मिशन से जुड़े लोगों पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें बड़ी खबर, रांची और चाईबासा में 20 से ज्यादा जगहों पर ईडी का छापा। कॉन्ट्रैक्टर और जल जीवन मिशन से जुड़े लोगों पर यह छापेमारी की जा रही है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई रांची में हो रही है। झारखंड में ईडी की ये छापेमारी चल रही है। रांची और चाईबासा में 20 से ज्यादा जगह ऐसी है जहां पर ईडी की टीम पहुंची है और छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कॉन्ट्रैक्टर और जल जीवन मिशन से जुड़े लोगों पर छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची में झारखंड से ये खबर आ रही है जहां जल जीवन मिशन में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर के ईडी कार्रवाई कर रही है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर ईडी की ये छापेमारी कार्रवाई है। आपको बता दें कि रांची और चाईबासा ये 2 जगह ऐसी जहां 20 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीम पहुंची है कॉन्ट्रैक्टर और जल जीवन मिशन से जुड़े लोगों पर छापेमारी करने के लिए। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे ईडी की जो ये कार्रवाई है, किस तरह से छापेमारी की जा रही है और जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला किस तरह से सामने आया है? देखिए, जल जीवन मिशन में लगातार झारखंड में ये आरोप लगता रहा है कि जल जीवन मिशन में अनियमितता है और इसकी शिकायत और इसके मामले कई बार मीडिया के जरिए उजागर भी हुए हैं। कई बार तो केंद्रीय मंत्री भी जब यहाँ उसका आकलन करने पहुंचे थे तो उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की थी कि यहाँ पर जिस तरीके से काम होना चाहिए और जो काम हुआ है वो भी सही तरीके से नहीं हुआ है। तो अनियमितता का मामला लगातार यहाँ पर उजागर हो रहा था और उसके बाद जब ईडी ने ये दबिश दी है, इसमें कहा जा रहा है कि एक आईएएस है, उनके भी कई ठिकाने हैं, वहां पर कई कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और राज्य के जो जल संसाधन मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके पीएस और उनके नजदीकी भाई जो उनके हैं, उनके अलावा कई अन्य लोग जो इसमें कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर शामिल हैं पूरे मामले में, उनके करीब 2 दर्जन ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। रांची का जो मोराबादी का इलाका है, कांके रोड का इलाका है, रातू है, यहाँ पर करीब आधे दर्जन से अधिक इलाके हैं, यहाँ पर छापेमारी चल रही है। चाईबासा में कई इंजीनियरों के और ठेकेदारों के जो ठिकाने हैं उस पर लगातार सुबह से ही ईडी की जो है वो छापेमारी चल रही है। अभी तक हालांकि सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी कोई ईडी ने कई कागजात वहां पर बरामद किए हैं, लेकिन अभी नकदी या अन्य चीजें बरामद होने की कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन ईडी की तरफ से जो कुछ कागजात यहाँ पर जो खंगालने की कोशिश की जा रही थी, तो कुछ कागजात जरूर निश्चित तौर पर बरामद हुए हैं। तो लगातार ईडी की दबिश इस मामले में की जा रही है। और जो झारखंड में जल जीवन मिशन की अनियमितता का मामला है, ये हमेशा कई बार ये सुर्खियां बटोरता रहा है और अब ईडी की कार्रवाई के बाद अब लगता है कि इस मामले का पर्दाफाश भी हो सकेगा। जी दिवाकर, केंद्र सरकार जो है वो हर घर जल की बात कर रही है और लगातार उसका उद्देश्य भी है कि हर व्यक्ति को जल तो कम से कम मिले, लेकिन इस तरह के जब घोटाले की बात सामने आती है तो ईडी कहीं ना कहीं सक्रिय होती नजर आती है। क्या लगता है आपको कि कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की ये जो कार्रवाई और बढ़ सकती है और किन लोगों को इसकी जद में लाया जा सकता है जिन लोगों ने इस तरह से जल जीवन मिशन के साथ ही भ्रष्टाचार कर दिया? देखिए, निश्चित तौर पर जल जीवन मिशन एक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके जरिए हर घर तक नल पहुंचाने की, शुद्ध पेयजल लोगों को मिले। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी बहुत ऐसे इलाके थे और झारखंड चूंकि एक दुर्गम इलाका भी माना जाता है, कई यहाँ के पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, जहाँ अभी भी लोग जो है वो कुएं से पानी पीते हैं, कुएं से पानी लेकर आते हैं और कई किलोमीटर चल चल कर पानी लेकर आते हैं। ऐसे में सरकार की, केंद्र सरकार की यह सोच थी कि लोगों के घरों तक टैप के जरिए हम, चाहे वो एक छोटी सी बस्ती हो, 10 लोग ही उसमें रहते हो, 20 लोग ही रहते हो, वहां पर जल पहुंचाए। लेकिन झारखंड में वो मुकम्मल होता नजर नहीं आया और उसके बाद इसकी लगातार शिकायतें जो है वो लगातार सामने आ रही थी। कई घोटाले इस मामले में लगातार सामने आए थे कि जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और उसके बाद अब ईडी के पास जब इस तरह की शिकायतें पहुंची है तो ईडी की टीम ने जब दबिश दी है तो निश्चित तौर पर जितने सफेदपोश है, जो लोग इसके पीछे छुपे हुए हैं कि आखिर इस योजना को उन्होंने जमीन पर उतरने क्यों नहीं दिया और जमीन पर उतरा भी तो वहां भी घोटाला सामने आ गया,
तो उसको दबाने की जो कोशिश हो रही थी उसका अब एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्दाफाश होगा। इसमें कई इंजीनियर्स की मिलीभगत हो सकती है, कई ठेकेदार सामने निकल कर आ रहे हैं जिन जी पर ईडी ने पहली, जो हम कह सकते हैं इस मामले में जो दबिश जल जीवन मिशन को लेकर झारखंड में हुई है, ये एक तरीके से पहली कार्रवाई इस मामले पर हुई है। तो अब धीरे धीरे पड़ते हो सकती है खुलेगी कि किस तरीके से इस योजना को यहाँ पर विफल करने में इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। जी दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी झारखंड से ही है। पलामू में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला, यानी कि गैंग रेप से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जिसको लेकर के पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों नाबालिग दुर्गा पूजा का मेला देखकर घर वापस लौट रही थी। तो ये एक और बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि पलामू में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के पुलिस सक्रिय हुई। गैंगरेप के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये खबर झारखंड से आ रही है। 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दुर्गा पूजा का मेला देखने गई थी ये नाबालिग लड़कियां और दोनों दुष्कर्म का शिकार हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पलामू में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का ये मामला, ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिवाकर से। दिवाकर, किस तरह का ये मामला है? नव दुर्गा का मेला देखने गई थी नाबालिग लड़कियां और दुष्कर्म का शिकार हो गई। कहीं ना कहीं ये जो पुलिस तंत्र की अगर हम बात करें, 4 आरोपियों को हालांकि हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन सुरक्षा की बात करें तो किस तरह का हादसा है ये? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं जब होती है या बढ़ती है तो एक तरीके का से जो कानून का डर होता है, पुलिस का डर होता है, वो लोगों के मन में नहीं होता है, तभी इस तरह की घटनाएं होती है। और उसका हम कह सकते हैं कि झारखंड में लगातार ये सवाल उठता रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से सरकार कटघरे में रही है और इस तरह की घटनाएं, ये एक घटना जैसे पलामू में की 2 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। इसके अलावा दुर्गा पूजा का मेला का पंडाल देखने गई थी खूंटी में 5 बच्चियां एक साथ। जब वो घर लौट रही थी तो रात में उन्हें बंधक बना लिया गया। पूरी रात उनको बंधक बनाकर 5 नाबालिग लड़कियों को एक जो ऑटो का ड्राइवर था उसने रखा और उसके साथ मारपीट किया और उसके बाद उसको सुबह में किसी तरह से डालसा और दूसरे जो संगठन थे उनके प्रयास से उनको छुड़ाया गया। तो एक तरीके से जो लोगों में कानून का डर है और पुलिस का जो एक माहौल होना चाहिए, लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं झारखंड में खत्म होता दिखता है। और उसी का एक ये जो खौफ है वो लोगों ने पैदा किया और उसके बाद 2 नाबालिग लड़कियों के साथ पलामू में गैंगरेप हुआ और उसके बाद 2 दिनों तक मामले को दबा कर रखा गया। ये घटना शुक्रवार की रात हुई है, लेकिन उसके बाद उसको दबा कर रखा गया और कोशिश करने की ये प्रयास किया गया कि ये मामले थाने तक नहीं पहुंचे, पुलिस तक नहीं पहुंचे। और उसके बाद कल जब ये लड़कियां, उनके परिवार के लोग निकल कर बाहर आए और उसके बाद उन्होंने जब पुलिस में जाकर शिकायत की तो अब पुलिस जाकर थोड़ी हरकत में आई है और अब जो कह सकते हैं कि मुखिया का बेटा और समेत 4 लोगों को, आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में फिलहाल अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून और व्यवस्था पर सवाल तो निश्चित तौर पर झारखंड में खड़े हो ही रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया दिवाकर, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि सेंट्रल बैंकिंग एट क्रॉस रोड्स में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इस समय संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। Of such huge public debts. In fact, the debt overhang is simmering underneath the radar of central banks, threatening to unanchor inflation expectations and undermine macroeconomic stability. For emerging markets, central banks, that is EME central banks, for EME central banks, the international dimensions of monetary policy continues to be a testing challenge. For them, the trilemma is real. Today, the global economy is more financially integrated than ever before. Monetary policy actions in systemic economies produce large fluctuations in capital flows and exchange rates, which can then feed into the domestic liquidity, inflation, and eventually affect the real economy. While monetary policies in systemic economies are determined by their domestic inflation growth considerations, they have large spillovers to the emerging and developing economies and even to some of the other advanced economies. These spillovers can be expected to accentuate as capital flows dwarf trade flows. Quite naturally,
Emerging economies are having to strengthen their policy frameworks and buffers to manage this external flux and mitigate its adverse consequences. Let me now turn to financial stability. Financial stability is, in fact, the essential reason why central banks exist. Price stability as a central bank objective is more of a recent vintage. There is growing opinion today that low for long policies practiced during the GFC and again during the pandemic, apart from providing support to the real economy, also produced exuberant financial asset prices that have come back to haunt central banks in their role as guardians of financial stability. Amidst ultra-low interest rates and superabundant liquidity, leveraging and risk-taking were celebrated as if there is no tomorrow. Consequently, when central banks were confronted with inflation surges in 2022 in the shadow of the war in Ukraine, they reacted with one of the most aggressive and synchronized tightening of monetary policies in history. This resulted in risks to financial stability, especially when these risks morphed into banking crisis in certain countries in March 2023 and sell-offs in financial. तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को अभी आप सुन रहे थे, जो कि सेंट्रल बैंकिंग क्रॉसरोड्स पर बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था है, उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से है, और वो बता रहे थे कि लॉन्ग पॉलिसी और लॉन्ग टर्म को लेकर के किस तरह से भारत देश में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद से लगातार पूरे देश से ड्रग के खिलाफ तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के महिपालपुर में पकड़ी गई लगभग 6,000 करोड़ रुपए की कोकेन तस्करी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस नेटवर्क की पड़ताल में जुटी दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभियान में गुजरात के अंकलेश्वर से 518 किलोग्राम कोकेन बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक पखवाड़े के भीतर ड्रग्स की ये तीसरी बड़ी बरामदगी है। इससे पहले पुलिस 1 अक्टूबर को महिपालपुर से 562 किलोग्राम और पिछले हफ्ते इसी सिंडिकेट के दिल्ली के रमेश नगर स्थित ठिकाने से 208 किलोग्राम कोकेन बरामद कर चुकी है। इस सिंडिकेट से अब तक 1,289 किलोग्राम कोकेन बरामद किया जा चुका है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है, जो अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। इस सिंडिकेट से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कड़ियां जुड़ती जा रही है और केंद्र सरकार जिस तरह से नशा मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई उसी का प्रभाव है। बिल्कुल, जिस तरह से आप देखिए ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई हैं। पिछले 2 हफ्ते में दिल्ली पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। पहली गिरफ्तारी 2 तारीख को हुई, उसके बाद 10 तारीख को, और अब जाकर के गुजरात में इतना बड़ा सिंडिकेट जो है वो उसको बस्ट किया।
दिल्ली पुलिस की और गुजरात की एटीएस ने मिलकर के जॉइंट ऑपरेशन चलाया। और इनका मकसद साफ है कि इतनी बड़ी खेप आई कहां से, इसके जो किंग पिन है वो कहाँ बैठे हैं, इनका पता लगाया गया। तो पता लगा कि वीरेंद्र बसोया नाम का एक व्यक्ति है जो दुबई से इस पूरे के पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है, और कई और कंट्रीज में इनके ऑपरेटर जो है वो बैठे हुए हैं, और एक बड़ा जखीरा लेकर के देश में पहुंचे थे। और इनको इनको इसके बाद पूरे के पूरे ड्रग्स को सर्कुलेट करना था। मुंबई से एक व्यक्ति इस ड्रग्स की पहली खेप लेने को आया था, तो उसको महिपाल पुलिस से अरेस्ट भी किया था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। इसमें और भी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं, क्योंकि अभी 12 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये जांच अभी यहाँ रुकने वाली नहीं है। और अब तक की सबसे बड़ी ये ड्रग्स की जो पूरी तस्करी आप देखिए, पहले 75,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, फिर आज 5,000 करोड़ की पकड़ी जाती है, और जो गिरफ्तारियां इनमें लगातार की जा रही हैं, ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, गृह मंत्री ने साफ कर दिया था कि जो है जी में शामिल है, नशे का व्यापार कर रहा है। जी, और इस खबर पर भरूच से हमारे संवाददाता भरत भी जुड़ चुके हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक बड़ी खेप दिल्ली में पकड़ाई है, कहाँ ये कारोबार किया जा रहा था, और जिस कंपनी में से ये खेप पकड़ाई है, जहाँ से ये खेप आई है दिल्ली में, किस तरह का कारोबार हो रहा था गुजरात में? जी संध्या, बता दूं कि 2 दिन से दिल्ली की स्पेशल टीम यहाँ भरूच में अंकलेश्वर के आवकार ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थी, और वहीं पर यह कारोबार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने यहाँ से 5,000 किलो का जो करोड़ का ड्रग्स है वो जब्त किया है, और 518 केजी है उसका जो क्वांटिटी है वो। दिल्ली में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था ये ऑपरेशन, और दिल्ली पुलिस को ये सफलता मिली। उसके बाद उन्होंने जो लिंक मिली है, उसके बाद गुजरात में आई, और गुजरात की जो लिंक मिलते ही भरूच अंकलेश्वर जो है, अंकलेश्वर जीआईडीसी में एक कंपनी है ड्रग बनाती है, उसके वहां दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन किया। वहां से जीआईडीसी पुलिस, एसओजी पुलिस भरूच और दिल्ली पुलिस ने 5,000 जो करोड़ का जो ड्रग्स है वो बरामद किया है। जी भरत, क्या लगता है आपको, क्या ये जो तार हैं ये और भी कहीं जुड़े हुए हैं? क्या और भी कहीं इस तरह की कार्रवाई होने की संभावना नजर आ रही है, ताकि जहां जहां नशे का ये कारोबार फैला हुआ है उसको रोका जाए, और जिस तरह से केंद्र सरकार की मंशा है कि नशा मुक्त भारत बनाना है, उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और भी उठाया जाएगा? जी संध्या, केंद्र सरकार जो ये अभियान है कि नशा मुक्त भारत बनाना है, वैसे ही गुजरात में हर्ष संघवी जो है वो भी इसके ऊपर चल रहे हैं। जो गृह मंत्री है गुजरात के, वो भी इसके ऊपर ही चल रहे हैं। और भरूच पुलिस ने पिछले कई दिनों में पानोली में एक रेड किया था, उसमें भी भरूच पुलिस और बॉम्बे की एटीएस ने रेड किया था, उसमें भी बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा था। उसके बाद दहेज में हुआ, और ये अभी अंकलेश्वर जीआईडीसी में हुआ। यानी कि फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज है, ड्रग्स बनाती है, ड्रग्स इंटरमीडिएट जो कंपनी है, वो रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करती है, और अलग अलग ये पूरा एक स्कैम है कि ड्रग्स जैसे कोकेन बनता है, तो कोकेन में अलग अलग जो कंटेंट आते हैं, तो वो अलग अलग कंटेंट सभी कंपनियों से इकट्ठा करके एक फॉर्मेट बनाया जाता है, और उसी में फाइनल जो प्रोडक्ट आता है वो कोकेन आता है या फिर ड्रग्स आता है। इसकी वजह से ये आरोपी पकड़े नहीं जाते थे। लेकिन अभी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो मुहिम चल रही है, उसमें इन्होंने ये सारे कंटेंट को पकड़ लिया है, और अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली की जो स्पेशल टीम है और भरूच की पुलिस, एसओजी पुलिस, जीआईडीसी पुलिस और भरूच एसपी की निगरानी में ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। तो 5,000 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ा गया है और 518 केजी, वो बहुत बड़ी मात्रा में है। जी संध्या। जी, इसी खबर पर हमारे संवाददाता मुकेश भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि 2021, 2023, 2024 लगातार कार्रवाई हो रही है, और ये जो ड्रग्स माफिया हैं इनको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस हो, प्रशासन हो या केंद्र सरकार लगातार सक्रिय है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर के हो चुकी है, और क्या आगे कदम उठाया जाएगा? मुकेश, क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, एक तरफ से अगर आप देखिए जो जानकारी मिली, तो उन्होंने बिल्कुल संध्या, मैं आपको बताना चाहूंगा 12 लोगों की इसमें अभी गिरफ्तारी कर ली गई है, और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं, क्योंकि इसके असली मास्टरमाइंड है जो किंगपिन है वो देश से बाहर है, और उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उनको लुकआउट नोटिस जारी करके पकड़ने की मुहिम छेड़ दी है। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसमें
संलिप्त है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी आरोपी को इस अपराध में जो शामिल है उसको पकड़ने के लिए पुलिस पूरी टीम लगा रही है। और साथ ही साथ देखिए, अब तक की भारत की सबसे बड़ी अगर देखिए तो कामयाबी है देश भर में, इससे बड़ी खेप कभी नहीं पकड़ी गई। यानी पुलिस ने जिस तरह से पूरे के पूरे कैंपेन को, पूरे मूवमेंट को चलाया और एक एक करके लगातार गिरफ्तारियां करे, और कई अंतरराज्य में इनका जो सिंडिकेट है वो फैला हुआ है। यानी इनके जो रिसीवर थे वो विभिन्न राज्यों में मौजूद है, उनमें भी बहुत डर का माहौल है। क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही एडिशनल सीपी जो प्रमोद कुशवाहा है, जो इसको लीड कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से, उन्होंने बताया कि जैसे जैसे उनको पता लग रहा है आरोपियों को, वो अपना सामान छोड़ करके भाग जा रहे हैं। रमेश नगर में जो अभी 2 दिन पहले मिली थी खेप, उसमें भी ऐसा ही देखने को मिला। 200 किलोग्राम जब मिला तो वहां से वो बंदा अमेरिका भाग गया, यूके भाग गया था। तो इस तरह से लोग देश छोड़ करके भी भाग रहे हैं और जाकर के अपने विभिन्न जगहों पे छुप गए हैं। यानी उनको साफ ये संदेश चला गया है कि यहाँ से उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस तरह से ये नशे का कारोबार करे थे, नए युवाओं को ये नशे की लत में लेकर के आ रहे थे, उनको इसके आदी बना रहे थे, तो ये बड़ा एक मूवमेंट है और बड़ी मुहिम है। मुझे लगता है बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता है ना केवल दिल्ली पुलिस की, अभी जिस तरह से गुजरात पुलिस ने मिलकर के चलाया। आने वाले दिनों में अभी आप देखिएगा इसके और भी रिजल्ट होंगे, इसमें बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां बाकी। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश, ये तमाम जानकारी दिल्ली से हमसे साझा करने के लिए, और भरत आपका भी भरूच से हमारे साथ सभी जानकारी साझा करने के लिए। तो ड्रग्स को लेकर के करारा प्रहार है और केंद्र सरकार लगातार नशा मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है, और ये उसी का परिणाम है कि लगातार जो कार्रवाई हो रही है और ड्रग्स तस्कर जो हैं उनके जो जुड़े हुए तार हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। सफ़ेद पोश जो हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले वकील के दावे के बाद धर्मराज कश्यप का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया गया, जिसमें यह साबित हुआ कि वो नाबालिग नहीं है। दरअसल धर्मराज के वकील ने दावा किया था कि आरोपी नाबालिग है। आपको बता दें कि मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा कैथल का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। वहीं अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिसमें थाना कैसरगंज के गंटारा गांव का धर्मराज है और उसका दूसरा साथी शिव कुमार भी बहराइच का ही निवासी है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी जांच की जाएगी। यूपी के बहराइच में माहौल बिगाड़ने वाले लोगों में शामिल कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें सलमान नामक उपद्रवी समेत अन्य को नामजद किया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान अभी की जा रही है। इसके अलावा महसी चौकी इंचार्ज और हरदी थाने के प्रभारी हटाए गए हैं। कल रात डीआईजी अमरेंद्र सिंह ने एसपी के साथ किया घटनास्थल का दौरा और इस दौरान भीड़ के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लंबी बातचीत चली, जिसके बाद सभी लोग रास्ते से हट गए और मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। विसर्जन के दौरान हुए बवाल में 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 20 वर्षीय राम गोपाल की मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय राजन घायल है। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए, उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पे जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया। पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण
नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है। इधर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बनी संसद की संयुक्त समिति की बैठक आज शुरू होगी। कमेटी आज की बैठक में जमीयत उलेमाए हिंद दिल्ली के सुझावों पर सुनवाई करेगी और विशेषज्ञों की राय सुनेगी। इसके साथ ही समिति ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। कल समिति ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद संसद की संयुक्त कमेटी को भेज दिया गया था। जेपीसी में कुल 31 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते तक पेश करनी है। जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर देश भर से तमाम पक्षकारों की राय सलाह जानी है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर सहित कई शहरों के मुस्लिम विद्वानों ने समिति के सामने अपने सुझाव रखे हैं। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है। ये 5 एकड़ जमीन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि KIADB की तरफ से बागालूर के हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में हार्डवेयर सेक्टर में दी गई थी। जमीन लौटाने के फैसले को लेकर कर्नाटक के भाजपा प्रवक्ता प्रकाश शेषरावचार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे अभियोजन के डर से बेंगलुरु में आवंटित जमीन वापस कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आवंटित की गई भूमि लौटाना खुद के द्वारा की गई अनियमितता की स्वीकारोक्ति है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने SC समाज के लिए आवंटित 5 एकड़ जमीन लौटा दी है। जमीन लौटाने के बाद भाजपा अब कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भाजपा शुरू से ही कहते आ रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और इस बात पर खुद कांग्रेस ने मुहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा विंडिकेशन है। ये हमारी बातों पर एक मुहर लगी है। हम पहले से कहते आ रहे थे कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की दुकान, और मुडा स्कैम में जैसे भ्रष्टाचार करने के बाद 5,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद सिद्धरमैया जी अक्यूज नंबर 1 बने और फिर उनकी पत्नी ने लैंड रिटर्न करने की चेष्टा की, वैसे ही खड़गे फैमिली ने, जिसने कि एरोस्पेस पार्क की लैंड हड़पी थी जो SC समाज के लिए, गरीब एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, उनकी लैंड हड़पी थी। अब वो कह रहे हैं हमारी लैंड वापस ले लो। लैंड वापस देने से कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार किया उसका चुकाना पड़ेगा। क्राइम कम नहीं होगा इससे आपको तो जवाब इसका देना ही पड़ेगा। पर हाँ, एडमिशन ऑफ गिल्ट मतलब कि मैंने गुनाह किया है, ये आज सिद्ध हो गया मुडा स्कैम में भी और यहाँ पर भी। हरियाणा में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 16 अक्टूबर को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। जो ऑब्जर्वर आए हैं आदरणीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, और हमारे मोहन यादव जी, केंद्र ने उनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा शपथ ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। आज कामाख्या माँ के चरणों में मुझे आने का, शीश नवाने का अवसर मिला है और मैं पुनः हरियाणा वासियों को इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त लोगों ने किया है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि बम की धमकी के बाद मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की उड़ान की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। विमान वर्तमान में IGI हवाई अड्डे पर खड़ा है और विमान में यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। इधर काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद अब अमूल के सहयोग से बनना शुरू हो गया है। ये प्रसाद श्रद्धालुओं के धार्मिक और सात्विक भावना से जुड़ा हुआ है। अमूल के प्लांट में
कैसे साफ सफाई और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये प्रसाद बन रहा है। साथ ही एएसपी मशीन और मेटल डिटेक्टर का भी प्रयोग हो रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। मैं इस समय वाराणसी में जो अमूल का प्लांट है वहाँ पर हूँ, और वो भी उस यूनिट में जहाँ पे बाबा विश्वनाथ का प्रसाद बनाया जाता है। शुरुआत करते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर जो चूँकि वैदिक रीति से प्रसाद बनाना है, सफाई से बनाना है, तो जो कर्मचारी यहाँ आते हैं पहले वो हाथ धुलते हैं, अपने आप को स्वच्छ करते हैं। यहाँ पर वो व्यवस्था है। साथ ही फिर उसके बाद बाबा की यहाँ पर फोटो लगी हुई है जिस पे आके प्रणाम करना है। बाबा विश्वनाथ की फोटो है, और चूँकि यहाँ पर पूजा पाठ कम से कम 2 बार दिन में होता है। जो यूनिट है वो यूनिट बनाई ही गई है साफ सुथरी, स्वच्छ और वैदिक रीति का पालन करते हुए कि कैसे बाबा का प्रसाद बनाना है। ये वो जगह है जहाँ पर बेलपत्र को साफ सुथरा करके सुखाया जाता है, और इसको सुखाने के बाद चूँकि यहाँ बेलपत्र रखा हुआ है, सुखाया जाता है और उसकी ग्राइंडिंग करते हैं जिससे कि पाउडर जैसा बनाया जा सके। और उसके बाद ये प्लांट है जिसमें कि वो चावल को मिक्सिंग करके चावल के साथ वो मिलाया गया है, जो बिलपत्र होता है उसको, और ये काम कर रहे हैं ये लोग जो कर्मचारी हैं यहाँ के। स्वच्छता का ख्याल आप देख सकते हैं कि मेरे सर पे भी टोपी लगी हुई है, और ये जो महिलाएं हैं जिनके हाथ से लड्डू यह बनता है, कितनी निपुणता के साथ ये लड्डू बनाया जा रहा है, जो तांदुल के नाम से बाबा के प्रसाद के रूप में बनाया गया है, प्रयोग में लाया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह से सफाई के साथ और ये पैकेट में रखने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो अगली यूनिट है वो सबसे ज़्यादा बताने योग्य है कि यहाँ पे एक MAP मशीन है कि इसको इसमें लेके इसके ऑक्सीजन टेम्परेचर को, ऑक्सीजन को ये मॉडिफाइड पैकेज करते हैं, और इसके बाद इसी मशीन के थ्रू जो आगे है वहाँ पे मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है कि बाई चांस कोई ऐसा अंश इसमें चला जाए तो उसको मेटल डिटेक्टर से जाना जा सके, उसको निकाला जा सके, जिससे किसी को अहित न हो। ये मेटल डिटेक्टर है जिससे कि ये पैकेट्स यहाँ पे आ रहे हैं MAP के बाद। और फिर जो फाइनल पैकेजिंग है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पैकेट्स हैं जो मशीन के माध्यम से आते हैं, और जो फाइनल पैकेजिंग है वो साथी लोग यहाँ पर कर रहे हैं ये इस तरह से। और कितनी शुद्धता, स्वच्छता के साथ, कितनी मेहनत के साथ अमूल में ये पैकेजिंग हो रही है, जो प्रसाद अब बाबा विश्वनाथ के दरबार में मिलना शुरू हो चुका है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, अमूल प्लांट, वाराणसी। तो सुरक्षा, स्वास्थ्य और शुद्धता का ध्यान में रखकर बाबा का लड्डू तैयार हो रहा है जो कि प्रसाद में चढ़ाया जाता है। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम की मेजबानी में वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाना है। क्वाड शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा के बाद ये सम्मेलन हो रहा है। एक दिन के सम्मेलन का उद्देश्य रक्षा संबंधों और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। फोरम के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स ने कहा कि यह सदी भारत की है और वे अनंत संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के साझा समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है।
ये शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सशक्त मंच बनेगा। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित प्रमुख नेताओं के साथ सत्र आयोजित होंगे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी बनाने के लिए दोनों देशों के सहयोग के बीच ये सम्मेलन भारत की विनिर्माण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की रणनीतियों पर भी विचार करेगा। इधर दिल्ली प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार की पॉलिसी बनाने के अलावा दिल्ली की सरकार ने और किसी भी क्षेत्र के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, ड्रामा करती है, दावा करती है, एक्चुअल में कुछ नहीं करती है। प्रैक्टिकली किया क्या 10 सालों में दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए? क्या कोई इंडस्ट्री की पॉलिसी उन्होंने उस हिसाब से बनाई, या इन्होंने कोई और पॉलिसी बनाई पोल्यूशन को कम करने के लिए? जो इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। ना केजरीवाल साहब ने पहले किया, आतिशी जी तो वैसे ही केजरीवाल साहब को अनुसरण करती हैं, उन्होंने अपना तो कुछ करना ही नहीं है। तो इनके यहाँ पे पैरालिसिस है पॉलिसी का, सिवाय भ्रष्टाचार के इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो ये क्या कर पाएंगे मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली का राजनीतिक पॉल्यूशन जो आम आदमी पार्टी के रूप में दिल्ली में व्याप्त है उसको खत्म करेगी। ये उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी करके दिखाया। और दिल्ली के न्यू मोती बाग में मनस्विनी लेडीज क्लब द्वारा एक खास तरह के दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले की खास बात यह थी कि इसमें फूड व अन्य स्टॉल दिव्यांगजनों द्वारा लगाए गए थे। साथ ही इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। देखिए हमारी संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी मनस्विनी लेडीज क्लब ने न्यू मोती बाग में मेला आयोजन किया है और इस बार इस मेले का नाम है दीपोत्सव मेला। क्या कुछ खास है इस मेले में और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, आइए चलिए मेरे साथ। दिल्ली स्थित न्यू मोती बाग में मनस्विनी लेडीज क्लब ने दीपोत्सव मेला का आयोजन किया। ये मेला सभी के लिए बहुत खास रहा। ये एक ऐसा अद्भुत मेला था जो आपकी सोच से परे साबित हुआ। इस मेले में सभी के मन में दीप जलाने की कोशिश की गई। ऐसे कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई जो सभी के लिए एक मिसाल बन गए। रामायण हमारे स्पेशल आर्टिस्ट, दिव्यांग आर्टिस्ट के द्वारा, उन्होंने तो हमारे दांत तले हमारी उंगली ही थी। उनका जो प्रोग्राम था, जिस तरह उन्होंने दिखाया, पूरी रामायण को दर्शाया, एक वो अद्भुत दृश्य था। दीपोत्सव मेले में इस बार 100 से ज्यादा लोगों ने अपना स्टॉल लगाया, जिसमें सीआरपीएफ महिला संगठन, बीएसएफ महिला संगठन, पुलिस महिला संगठन आदि ने अपना स्टॉल लगाकर अनगिनत महिलाओं को व्यापारिक तौर पर भी मजबूत किया। इस 2 दिवसीय दीपोत्सव मेले में आपको खरीदारी करने का भी अच्छा मौका मिला। विभिन्न प्रकारों की दुकानों पर परिधान, आभूषण, घरेलू सामान, हस्तशिल्प और दीपावली पर अपने दोस्तों और परिवार के लिए लोगों ने कई उपहार भी खरीदे। खरीदारी के साथ साथ खाने को लेकर के भी ये मेला बेहद खास रहा। इसमें तरह तरह के व्यंजन लोगों को खाने के लिए मिले। गोलगप्पे, छोले कुलचे, आइस टी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, सभी प्रकार के भोजन का लोगों ने इस मेले में आनंद उठाया। दीपोत्सव मेले में न सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक भोजन से भारत की संस्कृति को देखने मिला, साथ ही संदेश भी दिया कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आप में करने की चाहत होनी चाहिए। इस मेले को देखने के बाद एक बात तो तय है कि इस मेले का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाना है। साथ ही जितने भी लोग हैं उन सभी को साथ में लेकर त्योहार की खुशी मनाना है। 2024 दीपोत्सव मेला सभी के लिए एक अद्वितीय अनुभव साबित हुआ है, जिसमें हर किसी को कुछ न कुछ नया और आश्चर्यचकित देखने को मिला। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप वी 2.0 का उद्घाटन करेंगे। 2014 में ई माइग्रेट पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ये पोर्टल भारतीय श्रमिकों के विदेश में जाकर रहने और काम करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने में मददगार रहा है।
इधर हिजबुल्लाह द्वारा ड्रोन हमले के बाद इजराइल ने जनता से गोपनीयता बनाए रखने की अपील की। साथ ही हमले में मारे गए जवानों के परिजनों के प्रति इजराइल ने संवेदना व्यक्त की है। रविवार को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के बिन्यामीना में सेना के गोलानी ब्रिगेड शिविर पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें आईडीएफ के 4 जवान मारे गए। इजराइल ने मृतकों के परिवारों की गोपनीयता बनाए रखने और अफवाहें ना फैलाने की अपील की। इसके अलावा घायलों के नाम साझा ना करने का भी अनुरोध किया है। इधर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता के तौर पर चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में एक बार फिर चूक का मामला सामने आया है। कैलिफोर्निया पुलिस ने दावा किया है कि उसने ट्रंप पर होने वाले एक जानलेवा हमले को टाल दिया है। दरअसल कैलिफोर्निया में ट्रंप की चुनावी सभा स्थल के पास से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास लोडिस बंदूक, कई पासपोर्ट और एक नकली लाइसेंस प्लेट थी। हालांकि बाद में आरोपी को $5,000 के बॉन्ड पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई थी, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। ट्रंप की सुरक्षा में चूक के मामले बीते 2-3 महीने में कई बार सामने आ चुके हैं। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। आइए खबरों में बढ़ें आगे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी तान्या सचदेव चेस ओलंपियाड में मिली सफलता को एक लंबे संघर्ष का नतीजा मानती हैं। उनके मुताबिक आज देश में शतरंज जिस मुकाम पर है, उसके लिए 5 बार के विश्व विजेता विश्वनाथ आनंद का योगदान अहम है। तान्या सचदेव से शतरंज के खेल से जुड़ी तमाम बातों और हालिया उपलब्धियों पर खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। 45वें शतरंज ओलंपियाड में तान्या सचदेवा भी एक नाम है, जिन्होंने अपनी कामयाबी से भारतीय महिला टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में कामयाबी दिलाई। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। तान्या, कितना मुश्किल था ये गोल्ड मेडल तक अपने आप को पहुंचाना, टीम को पहुंचाना? One of the toughest events, the biggest stage in chess. पर ये जर्नी सिर्फ इस टूर्नामेंट की नहीं है, ये बहुत सालों पहले की है। बहुत हार्डवर्क सिर्फ लास्ट 1-2 महीने का नहीं है। मेरा पहला ओलंपिक था, चेस ओलंपिक था 2008 में, तो पर्सनली 16 साल की जर्नी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हम बहुत बार करीब आए मेडल के, पोडियम के, और हाथ से मिस हो गया। लास्ट टाइम इंडिया में हुआ था चेस ओलंपिक, तब हमारे को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इस बार हम गए विद दिस थॉट कि गोल्ड ही लाना है। हर दौर के बाद किस तरह से आप टीम को मोटिवेट करती थी, और क्या कुछ जब आप नहीं भी खेल रही होती थी उस वक्त किस तरह से आप टीम का मनोबल को हाई रखती थी? हमारी जर्नी काफ़ी ऊपर नीचे थी। हम 7 राउंड जीते, पहले 7 राउंड जीते, फिर हमारा एक सेटबैक आया, हम पोलैंड से 8वां राउंड हारे। और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू डील विद, बिकॉज पूरी स्टैंडिंग्स हिल गई थी। अब नेक्स्ट राउंड हमारा एक टीम US के साथ था, जिनके साथ हम लास्ट राउंड हारे थे 2022 में, और हमारा गोल्ड हमारे हाथ से निकला था। तो बहुत सारे थॉट्स थे, और आई थिंक उस टाइम ये पॉजिटिविटी और ये टीम केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड एज अ प्लेयर, टीम फर्स्ट, पर्सनल इंटरेस्ट नेक्स्ट। एंड आई थिंक दैट वाज अ फिलॉसफी हर टीम मेंबर का था। हम जिसके अगेंस्ट खेल रहे थे, हमारे कैप्टन डिसाइड करते थे कौन बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके अगेंस्ट, वो कॉल लेते थे, एंड वी वर ऑलवेज रेडी टू प्ले। आपको लग रहा है कि जो गोल्ड मेडल की चमक है वो वाकई ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग अब ज़्यादा बात भी कर रहे हैं चेस गेम को लेकर के, और उसके जो नतीजे बेहतर वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं? लोगों का प्यार नॉट जस्ट नाउ बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जैसे आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, चीयर किया, रूट किया, तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। एथलीट्स की लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इट रियली मीन्स अ लॉट, बिकॉज जब वो डिफिकल्ट मोमेंट्स आते हैं, दीज आर द थिंग्स दैट पुश अस, दैट मोटिवेट अस। दिस इज द सपोर्ट सिस्टम वी ऑल नीड। किन वजहों से आप मानती हैं कि देश जो है वो अब चेस में एक सुपर पावर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है? काफ़ी सारी फैक्टर्स आए हैं लास्ट कुछ सालों में टुगेदर, बट इफ़ आई हैड टू पॉइंट वन, अगर मेरे को कहना था कि एक रीज़न जो चेस आज है जहाँ इंडिया में, वो एक रीज़न की तरफ
तो दैट हैज़ टू बी विश्वनाथन आनंद, बिकॉज विशी सर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन चेस में, नो वर्ड्स आर इनफ फॉर दैट। वो 5 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, वो एक लेजेंड है हम सबके लिए वो इंस्पिरेशन है। तो ये जो विक्ट्री हमने हासिल की है बुडापेस्ट में चेस ओलंपिक्स में, वो उनके वजह से है, वो उनके लिए है। मोदी आर्काइव के माध्यम से इस बात को सामने रखा गया है कि किस तरह से पीएम ने, जब वो सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने वहाँ पे चेस को आगे बढ़ाया। क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने एक्चुअली चेस में इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था गुजरात अहमदाबाद में, 20,000 लोग, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक इवेंट में 20,000 लोग थे, चेस के लिए आए थे खेलने। तो उनका आई थिंक पूरी दुनिया जानती है, इंडिया में तो सभी जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्पोर्ट्स के साथ कितना बड़ा लगाव है। तो उनको चेस और हम उनसे मिले, हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं तानिया सचदेवा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आज के समय में गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो मिल रहा है, साथ ही साथ खेलों को लेकर के जो बुनियादी जो मदद की जो ज़रूरत होती है वो अब हर स्तर पर खिलाड़ियों को उनकी राह में सामने आ रही है और उनको ये प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा प्रदान कर रही है। कैमरामैन विनय के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो न्यूज़ 10 में खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल एक बिग ब्रेकिंग आ रही है जो कि इंडिगो विमान से जुड़ी हुई है। जी हां, इंडिगो के विमान में बम की खबर सामने आई है। जो मुंबई से जेद्दा की उड़ान भरी थी इस फ्लाइट ने। इंडिगो की फ्लाइट सुरक्षा की जांच अभी जारी है और मुंबई से जेद्दा जा रही थी इंडिगो की ये फ्लाइट जिसमें बम की खबर मिली है। फ्लाइट की सुरक्षा जांच अभी जारी है। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आज सुबह मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और उसके बाद इंडिगो के विमान में बम की खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से जेद्दा जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट जिसमें बम की खबर सामने आई है और सुरक्षा मानकों की जांच अभी की जा रही है। सुरक्षा जांच जारी है इस फ्लाइट की। ये एक बड़ी खबर। बम की धमकी के बाद मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान को दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और उसके बाद ये एक और बड़ी खबर आ रही है जहां इंडिगो के विमान में बम की खबर है। मुंबई से जेद्दा जा रही थी इंडिगो की ये फ्लाइट जिसमें बम की खबर मिली और उसके बाद सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर अभी आपको बता रहे थे और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। दरअसल महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के अभियान को तगड़ा झटका लगा है। रविवार को खेले गए मुकाबले में टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार के बाद भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम इस जीत के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 151 रन का स्कोर किया जिसके जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 54 रन की नाबाद पारी खेली लेकिन ये पारी टीम के काम नहीं आ सकी। इधर महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की है। मैच में स्कॉटलैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। स्कॉटलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 109 रन बनाए जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने बगैर विकेट गंवाए 10 ओवर में 113 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। और 7 साल बाद एक बार फिर से वापसी कर रही हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का ऑक्शन शुरू हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस नीलामी के पहले दिन भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह मालामाल हुए। वह दिन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। सुरमा हॉकी क्लब ने हरमनप्रीत सिंह को 78 लाख रुपए में खरीदा। अभिषेक दूसरे सबसे महंगे प्लेयर बने। बंगाल टाइगर्स ने उन पर 72 लाख रुपए खर्च किए। वहीं हार्दिक सिंह को यूपी रुद्र्स ने 70 लाख में खरीदा। भारतीय गोलकीपर सूरज करकेरा को टीम गोनासिका ने 22 लाख में और पवन को दिल्ली SG पाइपर्स ने 15 लाख में खरीदा। और इसके साथ ही न्यूज़ 10 में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।